नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मोदी जी कृपया इस्तीफा दे दीजिए, अरविंद केजरीवाल। रूसी तेल खरीदने के लिए अमेरिका ने भारत को दी 30 दिनों की छूट। रूसी तेल छूट पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भारत को रूसी तेल खरीदने की इजाजत देने वाला अमेरिका कौन होता है और भारत को अमेरिका से इजाजत की क्यों जरूरत है। आम आदमी पार्टी नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पिछले कुछ महीनों में देशवासियों ने बहुत पीड़ा के साथ देखा है कि किस तरह एक के बाद एक हर कदम पर आप ट्रंप के सामने झुक गए और आपकी उसके सामने बोलने तक की हिम्मत नहीं हुई। केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी, आखिर आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से आप ट्रंप के सामने नतमस्तक हैं। आज तक भारत ने किसी भी देश के सामने इस तरह सर नहीं झुकाया। अगर आपकी वाकई कोई ऐसी मजबूरी है जिसका फायदा ट्रंप उठा रहा है तो भारत और भारतीय हितों की खातिर कृपया इस्तीफा दे दीजिए। कांग्रेस ने शुक्रवार को रूसी तेल पर अमेरिकी आदेश को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने कहा कि अमेरिका द्वारा भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने की अस्थायी छूट दिए जाने के बाद यह अमेरिकी ब्लैकमेल कब तक जारी रहेगा। पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार से सवाल किया कि क्या भारत की विदेश नीति अब अमेरिकी दबाव के आगे झुक रही है। दरअसल यह विवाद तब शुरू हुआ जब अमेरिका ने भारत की रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की अस्थायी छूट दी। यह फैसला अमेरिका ने मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव को देखते हुए लिया है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने बताया कि यह छूट सिर्फ उन रूसी तेल कार्गो के लिए है जो पहले से समुद्र में फंसे हुए हैं, ताकि वैश्विक तेल बाजार में आपूर्ति बनी रहे। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्र में संघर्ष बढ़ाकर ऊर्जा बाजार को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अमेरिका का अहम साझेदार है और उम्मीद है कि भारत आगे चलकर अमेरिकी तेल की खरीद बढ़ाएगा। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर खतरा बढ़ गया है। रूसी तेल खरीद पर अमेरिका के बयान को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि 11 फरवरी 2026 को लोकसभा में बोलते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा के खतरे में होने की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका ही तय करेगा कि हम किससे तेल खरीद सकते हैं और किससे नहीं। चाहे रूस से खरीदना हो या ईरान से, अमेरिका ही फैसला करेगा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री फैसला नहीं करेंगे। सबूत सबके सामने हैं और इस कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री की चुप्पी शर्मनाक है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की विदेश नीति हमारे लोगों की सामूहिक इच्छा से पैदा होती है। यह हमारे इतिहास, हमारी भौगोलिक स्थिति और सत्य एवं अहिंसा पर आधारित हमारी आध्यात्मिक विचारधारा में निहित होनी चाहिए। आज हम जो देख रहे हैं वह नीति नहीं है, यह एक भ्रष्ट व्यक्ति के शोषण का परिणाम है। वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अमेरिका की भाषा पर सवाल उठाते हुए भारत की स्वतंत्रता पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि 30 दिन की छूट जारी करना, यह घमंडी भाषा नव साम्राज्यवादी अहंकार से भरी हुई है। क्या हम कोई केला गणराज्य हैं कि हमें अपनी ऊर्जा सुरक्षा की जरूरतों के लिए अमेरिका से अनुमति चाहिए। वोटर लिस्ट डिलीशन के खिलाफ धरने पर बैठी ममता बनर्जी, बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ धरना। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के विरोध में कोलकाता के एस्प्लेनेड मेट्रो चैनल पर धरना शुरू किया है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिलकर बंगाली वोटरों को वोट देने से रोकने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई वोटर लिस्ट में कई लोगों को गलत तरीके से मृत दिखा दिया गया और वे ऐसे वोटरों को धरना स्थल पर लाकर सच्चाई सामने रखेंगी। इस विरोध प्रदर्शन की घोषणा पहले अभिषेक बनर्जी ने की थी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया के बाद करीब 63.66 लाख नाम यानी लगभग 8.3% वोटरों के नाम लिस्ट से हटाए गए हैं। पहले राज्य में करीब 7.66 करोड़ वोटर थे, जो अब घटकर लगभग 7.04 करोड़ रह गए हैं। इसके अलावा 60 लाख से अधिक वोटरों के नाम अंडर एडजुडिकेशन में रखे गए हैं, जिनकी जांच अभी चल रही है। इस विवाद ने राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने हाल ही में FBI के 3 इंटरव्यू दस्तावेज जारी किए हैं, जिनमें एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का दावा है कि जब वह 13 से 15 साल की उम्र के बीच थी, तब जेफरी एप्स्टीन ने उसे न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप से मिलवाया था। FBI के इंटरव्यू नोटिस के अनुसार महिला ने आरोप लगाया कि ट्रंप ने उसके साथ यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की, लेकिन उसने बचाव में ट्रंप को काट लिया, जिसके बाद उसे मारा गया। महिला ने यह भी कहा कि बाद में उसे और उसके करीबी लोगों को धमकी भरे फोन कॉल भी आए।
हालांकि ट्रंप ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया। इसी बीच यूएस हाउस कमेटी ऑन ओवरसाइट एंड गवर्नमेंट रिफॉर्म यह जांच कर रही है कि क्या एप्स्टीन से जुड़े कुछ दस्तावेज पहले जनता से छिपाए गए थे। यह मामला अमेरिकी राजनीति में नई बहस और विवाद का कारण बन गया है। नेपाल चुनाव, बलेंद्र शाह की पार्टी 93 सीटों पर आगे। नेपाल में हुए चुनाव के लिए मतगणना जारी है। नई राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी ने बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। पूर्व रैपर और जैनसी आंदोलन के चर्चित नेता बलेंद्र शाह के नेतृत्व वाली यह पार्टी देश भर में 93 संसदीय सीटों पर आगे चल रही है, जिससे यह चुनाव की शुरुआती दौर में सबसे आगे दिखाई दे रही है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल की प्रमुख पारंपरिक पार्टी नेपाली कांग्रेस को अब तक एक सीट पर जीत मिल चुकी है और वह 8 अन्य सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। ईरान के उप विदेश मंत्री डॉक्टर सईद खतीबजादे भारत के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने भारत और ईरान के संबंधों को महत्वपूर्ण बताया। दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2026 में हिस्सा लेने आए सईद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ईरान और भारत के बीच गहरे सिविलाइजेशन रूट हैं। हम इंडो फारसी संस्कृति और सभ्यता का हिस्सा हैं और यह हमारी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ है। हम ईरान भारत के संबंधों को बहुत महत्व देते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात हुई। सबसे अहम बात यह है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय कानून का समर्थन कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों पर हमला हुआ है। हमें इन अत्याचारों के खिलाफ मिलकर खड़ा होना होगा। अमेरिकियों ने एक देश के प्रमुख की हत्या कर दी। अगर यह आम हो गया तो कोई भी देश दुनिया में दूसरे देशों के साथ सामान्य राजनयिक संबंध नहीं रख पाएगा। इस्राइल डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि उसने रात भर बेरूत पर बड़े पैमाने पर व्यापक हमले किए हैं। इस्राइल का कहना है कि उसने लेबनान की राजधानी बेरूत के दहियेक इलाके में हिजबुल्लाह के कमान केंद्रों और एक ऐसे ठिकाने को निशाना बनाया जहां उस पर हमले करने के लिए ड्रोन रखे गए थे। एक बयान में इस्राएली सेना ने कहा कि इस्राइल के नागरिकों को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने हिंद महासागर में हुए उस घटनाक्रम का जिक्र किया जिसमें अमेरिका की नौसेना ने ईरान के युद्धपोत आइरिस-टेना को टॉरपीडो से हमला कर डुबो दिया। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत की समुद्री सीमा के इतने करीब हुई इस घटना पर कई अहम सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर इस मामले पर चुप है, जबकि सरकार को देश की जनता को जवाब देना चाहिए। रिपोर्ट्स के अनुसार यह घटना हिंद महासागर में हुई, जहां जहाज पर सवार 180 लोगों में से लगभग 140 लोग लापता हो गए। श्रीलंका की नौसेना के मुताबिक अब तक करीब 80 शव बरामद किए जा चुके हैं। यह घटना क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच चिंता का विषय बन गई है। अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडो ने कहा है कि भारत के साथ हो रहे ट्रेड एग्रीमेंट में अमेरिका अपने हितों को सबसे पहले रखेगा। उन्होंने रायसीना डायलॉग में बोलते हुए कहा कि अमेरिका भारत के साथ साझेदारी को मजबूत करना चाहता है, लेकिन कोई भी समझौता ऐसा होगा जिससे अमेरिकी नागरिकों को फायदा हो। लैंडो ने यह भी कहा कि अमेरिका भारत के साथ वही गलती नहीं दोहराएगा जो 20 साल पहले चीन के साथ की गई थी। उन्होंने अमेरिका फर्स्ट नीति का जिक्र करते हुए कहा कि इसका मतलब अकेले रहना नहीं है, बल्कि दूसरे देशों के साथ सहयोग करके अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाना है। उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया आने वाले समय में दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला बड़ा देश बनेगा। कर्नाटक की सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सालाना बजट पेश करते हुए कहा कि बच्चों की पढ़ाई, सेहत और व्यवहार पर मोबाइल और सोशल मीडिया का बुरा असर पड़ रहा है, इसलिए यह कदम उठाया जा रहा है। अगर यह नियम लागू होता है तो कर्नाटक ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। बता दें कि दुनिया में ऑस्ट्रेलिया दिसंबर 2025 से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह बैन लागू करने वाला पहला देश बन चुका है, जबकि मलेशिया और स्पेन में भी ऐसे नियम लागू किए जा रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस और डेनमार्क भी इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों में बढ़ते स्क्रीन टाइम से नींद की समस्या, तनाव और पढ़ाई पर असर पड़ा है। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि पूरी तरह बैन लागू करना आसान नहीं होगा, इसीलिए पेरेंटल कंट्रोल, प्राइवेसी नियम और डिजिटल शिक्षा जैसे उपाय भी जरूरी हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.